तीन तोहफे। जिद्दू अदीब खूबसूरत पहाड़ों के बीच सरसब्ज और शादाब दरख्तों में घिरी वो वादी जितनी हसीन थी, वहाँ के रहने वाले इस कदर मेहरबान और नेक थे। वो मुसाफिरों को खुदा की नेमत समझते थे और हर मुमकिन उनकी खातिरदारी क्या करते थे। बस्ती का पहला घर खादम बाबा का था। हर मुसलमान उनके घर से होकर बस्ती में दाखिल होता था, इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की खिदमत का मौका मिलता था और उसी खिदमत गुजार के बायस वो सब लोगों में मोतबर और नेक नाम मशहूर थे। एक मरतबा उन्होंने एक दरवेश बुजुर्ग की खिदमत की तो बुजुर्ग ने उन्हें 3 अजीब व गरीब सफ़ात की हामिल चीज़ें दी, जो खादिम बाबा ने संभाल कर रखी। और फिर एक दिन जब उन्होंने महसूस किया कि उनका आखिरी वक्त नज़दीक आ चुका है, तो उन्होंने अपने अकलौते बेटे को बुलाया और नसीहत करने के बाद बोले, बेटा, ये दुनिया आर्जी है, हर जानदार को आखिर ख़त्म होना है। मेरा वक्त भी शायद करीब आ चुका है, फिर तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम ये इलाका छोड़कर मगरिब की तरफ हिजरत कर जाना, नई दुनिया देखना, इल्म हासिल करना। सफ़र बिज़ात खुद इल्म का ज़रिया है। तुम उससे बहुत कुछ सीखोगे। फिर जब समझ लोगे कि तुम लोगों की खिदमत कर सकते हो तो वापस आ जाना और यहाँ रहकर अपने इल्म व हुनर से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। इतना कहकर बूढ़े खादिम बाबा ने संदूक खोला, एक टोपी, एक तस्बीह और अंगूठी निकाली और अपने बेटे महमूद को देते हुए बोले, ये चीज़ें मुझे एक नेक बुजुर्ग ने दी थी, उनमें बड़ी खुसूसियात हैं। टोपी पहनकर अगर किसी की बात सुनेंगे तो सच झूठ का पता चल जाएगा। तस्बीह पढ़ते हुए अगर किसी बीमार को कोई दवा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और ये अंगूठी पहनकर जंग करोगे तो दुश्मन पर फतह हासिल करोगे। बूढ़े खादिम बाबा ने इन चीज़ों के मुतालिक अपने बेटे को खास हिदायत भी दी। चंद रोज़ बाद खादिम बाबा चल बसे। महमूद ने बाप की आखिरी रसूमात अदा की और बाप की नसीहत मुताबिक नई दुनिया के सैर को निकल पड़ा। कई दिन के मुसाफात के बाद वो एक शहर में पहुंचा की रौनक और चहल पहल देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। उसने सोचा कि यहीं रहकर इल्म हासिल करना चाहिए। उसके पास माकूल रकम मौजूद थी। इसने एक सराय में क़याम किया और कई दिन तक शहर की सैर करता रहा। एक दिन मनादी हुई कि सब लोग जमा हों, बादशाह सलामत गद्दारी के एक मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। महमूद मुकदमे की कार्रवाई देखने पहुंच गया। वजीर आजम पर इल्ज़ाम था कि उसने बादशाह के खिलाफ साजिश तैयार की कि उसे तख्त से उतार कर खुद हुकूमत संभाल ले। तमाम गवाह मौजूद थे मगर मुल्ज़िम जुर्म कबूल करने से इनकारी था। काजी ने मुकदमे की तफसील से बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने आखिरी मर्तबा दरियाफ़त किया कि अगर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लें तो उनकी माफ़ी पर गौर किया जाए, मगर वज़ीर आज़म ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे बेगुनाह फंसाया गया है। बादशाह गुस्से में फैसला सुनाने वाला था कि महमूद उठ खड़ा हुआ। वो शाही आदाब बजा लाया और इजाज़त लेकर बादशाह को तजवीज़ दी कि वो इस मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले उसकी दी हुई टोपी पहन ले और दोबारा मुकदमे को देख ले। बादशाह ने महमूद को परदेसी जानकर उसकी बात मान ली और जैसे ही टोपी पहनी, एक केबी आवाज़ से उसे पता चल गया कि गवाह झूठे हैं और वज़ीर आज़म उसका वफादार है। बादशाह ने सख्ती दिखाई तो झूठे गवाहों ने इकरार कर लिया कि सिपह सालार के इशारे पर वो ये काम कर रहे थे। दूसरे ही लम्हे सब कुछ बदल गया। बादशाह ने वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया और सिपह सालार समेत तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। बादशाह ने महमूद को तखलिये में तलब किया और उस हैरत अंगेज टोपी के बारे में दरियाफ़त किया। महमूद ने सारी बात बता दी और बादशाह से कहा कि वो ये टोपी रख ले। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने महमूद को
मुंह मांगा इनाम देने को कहा, मगर महमूद ने इनकार कर दिया और इजाज़त लेकर वापस आ गया। उसे खुशी थी कि उसने टोपी मुनासिब शख्स के हवाले की है। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया, क्योंकि सिपह सालार कैद में था, जबकि कोई अच्छा सिपह सालार मैसर नहीं। ऐसे में तो दुश्मन मुल्क ने सोचा कि मौका अच्छा है। बादशाह ने मनादी करा दी कि मुल्क पर हमला हो गया है, सब लोग अपने अपने हिस्से का फर्ज अदा करें। महमूद को ये जानकर खुशी हुई कि बादशाह खुद फौज की क़यादत करेगा। महमूद बादशाह से मिला और उसे अंगूठी देकर उसकी खुसूसियात से आगाह किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। मैदान जंग में अंगूठी से नजर न आने वाली ऐसी शुआएं निकलती थी जिनसे दुश्मन के सिपाही वक्ती तौर पर अंधे हो जाते थे। बादशाह ने बेजिगरी से मुकाबला किया। फौज ने भी दिलेरी से लड़कर दुश्मन मुल्क को शिकस्त दे दी। अब बादशाह महमूद का गर्विदा हो चुका था। उसने महमूद को तलब किया, मगर पता चला कि वो किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। बादशाह ने उसकी तलाश का हुक्म दिया, मगर वो न मिला। महमूद ये सोचकर वहां से रवाना हो गया कि अब बादशाह इस पर खुसूसी इनायत करेगा, और वो ये नहीं चाहता था। कई दिन की मुसाफत के बाद वो पड़ोसी मुल्क में पहुंच गया। पता चला कि उस मुल्क का बादशाह जंग में जख्मी हो गया था और हकीमों ने उसे लाइलाज करार दे दिया था। महमूद दरबार में पहुंचा और बड़े हकीम से मिला। उसे अपनी तस्बीह देकर कहा कि तस्बीह पर अल्लाह का नाम पढ़कर वो बादशाह का इलाज करे। फिर महमूद की तवक्को के मुताबिक बादशाह तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। हकीम नेक इंसान था। उसने बादशाह को सारी बात सच्चाई के साथ बता दी। बादशाह ने महमूद को बुलाया और कहा कि वो तलब करे, उसे क्या चाहिए। महमूद ने हाथ बांधकर अदब व एहतराम से कहा, ए बादशाह, खुदा आपका मर्तबा बुलंद करे। जंग किसी मसले का हल नहीं। आपने जिस मुल्क के खिलाफ जंग लड़ी है, मेरा ताल्लुक उसी मुल्क से है, मगर मेरे हमदर्दी दोनों मुल्कों के तमाम फौजियों से है जो जंग में मारे जाते हैं, और उनके बेवा बच्चे सारी जिंदगी इनका गम मनाते हैं। उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप जंग न करें, बल्कि दोस्ती के जरिए अपने जायज़ मकासद पूरे करें। बादशाह की समझ में महमूद की बात आ चुकी थी। उसने इसरार करके महमूद को चंद कीमती तोहफे लेने पर मजबूर किया और अपने दुश्मन मुल्क के बादशाह के नाम सुलह और दोस्ती का खत लिखा और अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता तलब किया। दूसरे बादशाह तक सुलह का पैगाम पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ, मगर उसके जहन में ये बात थी कि वो अपनी बेटी की शादी महमूद से करेगा। इस दौरान महमूद भी पहले वाले बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह को समझाया कि वो शहजादी की शादी शहजादे से कर दे, ताकि हम पल्ला रिश्ता भी तय हो जाए और बरसों की नाराजगी रिश्तेदारी में बदल जाए। महमूद के मशवरे पर बादशाह ने रजामंदी जाहिर कर दी और दोनों मुल्कों के अवाम ने चैन का सांस लिया और दोनों अतराफ खुशी की शादियां बजने लगी। महमूद अपने गांव लौट आया, जहां उसकी शोहरत उससे भी पहले पहुंच चुकी थी। बादशाह ने अतराफ के कई गांव महमूद के नाम कर दिए और वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ लोगों की खिदमत करने में लग गया।